सुबह के 10 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं लेकर हमारे विशेष बुलेटिन न्यूज़ एट 10, जहां कई बड़ी खबरों पर विस्तार से रखते हैं हम नजर। मैं हूं शहला निगार। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आज। बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में नितिन नवीन भरेंगे अपना नामांकन। छियासीवां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आज से लखनऊ में। देश भर की विधानसभाओं के अध्यक्ष और विधान परिषदों के सभापति होंगे शामिल। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज से भारत के दौरे पर। दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा संभव। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल आज मना रही है अपना स्थापना दिवस। पीएम मोदी ने किया एनडीआरएफ के जवानों के प्रति आभार व्यक्त। कहा, आपदा में जान बचाने और उम्मीद जगाने का करते हैं काम। और विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में। भारत की ओर से कई केंद्रीय मंत्री और सरकारी प्रतिनिधि मंडल समेत विभिन्न कंपनियों के सीईओज होंगे शामिल। तो आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज दोपहर नामांकन दाखिल किया जाएगा। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन की तरफ से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल होगा। जिन राज्यों में बीजेपी के संगठन की चुनाव प्रक्रिया पूरी हो गई है, ऐसे राज्यों से एक एक सेट बीजेपी के नए अध्यक्ष पद के लिए दाखिल किए जाएंगे। नितिन नवीन के अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावकों में पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। अलग अलग राज्यों की तरफ से उनके प्रस्तावकों के कई सेट दाखिल किए जाएंगे। बीजेपी 16 जनवरी को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचक मंडलों के सदस्यों की सूची जारी कर चुकी है, जिसमें जिन जिन राज्यों में संगठन चुनाव हो चुके हैं उन राज्यों से पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों के नाम भी शामिल हैं। निर्वाचक मंडल की सूची में कुल 5700 से अधिक नाम शामिल हैं। बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का ही नामांकन होना है। नामांकन दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच दाखिल किया जा सकता है। दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। तो नितिन नवीन के राजनीतिक करियर पर अगर नजर डाली जाए तो आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि उनका राजनीतिक करियर कैसा है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष और राष्ट्रीय महामंत्री रहे। 2006 में पहली बार उन्होंने विधायक का चुनाव जीता। काफी महत्वपूर्ण उनका राजनीतिक करियर रहा है। 2010, 2015, 2020 और 2025 में वो विधायक के तौर पर जीत कर आए। बिहार में नगरीय विकास और आवास मंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री भी रहे। कई राज्यों में भाजपा के प्रभारी और पर्यवेक्षक के रूप में भी नितिन नवीन ने काम किया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली और इस बड़ी जिम्मेदारी का निर्वहन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया है। भारतीय जनता युवा मोर्चे के अध्यक्ष के तौर से उन्होंने शुरुआत की और 2006 में पहली बार विधायक का चुनाव जीते। राजनीतिक करियर पर अगर नजर डाली जाए 2010, 2015, 2020 और 2025 में वो विधायक के तौर पर चुनकर सामने आए। बिहार में नगरीय विकास और आवास मंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे। तो संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, आज नामांकन होना है, क्या कुछ नामांकन की प्रक्रिया होती है, किस तरह से ये चुनाव होता है? देखिए, जब भी बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तब सबसे पहले राज्यों में संगठन का चुनाव होता है और ये अनिवार्य है कि जो बीजेपी के संगठन से लिहाज से 36 राज्य हैं उसमें आधे से ज़्यादा राज्यों में संगठन का चुनाव हो जाए। हम जानते हैं कि 36 में से 30 से ज़्यादा राज्यों में चुनाव बीजेपी ने करा लिए हैं। प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति हो गई है और वहाँ से कार्यसमिति के सदस्य जो मतदाता होते हैं, निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में,
उनकी सूची भी बन गई। तो कुल मिलाकर 5700 से अधिक निर्वाचक मंडल हैं जो मतदान के लिए जिनको अधिकार होता है अगर ऐसा कोई निर्वाचन होता है। तो हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर राज्यवार आप देखें तो तमाम प्रमुख नेताओं की और जो राष्ट्रीय परिषद के जो सदस्य हैं उनके नाम इस निर्वाचक मंडल की सूची में शामिल है। अब अलग अलग सेट होते हैं, कई राज्यों से प्रस्तावक सेट तैयार किए गए हैं। एक सेट में कम से कम 20 नेताओं के नाम होते हैं। उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री सहित तमाम प्रमुख नेताओं के नाम हैं। राजस्थान से मुख्यमंत्री और तमाम प्रमुख नेताओं के नाम हैं। शीर्ष नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा जो निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके सहित महत्वपूर्ण नेता हैं। तो अलग अलग राज्यों से भी निर्वाचन एक तरह से देखें प्रस्तावकों का सेट तैयार होता है और ऐसे कई सेट आज दाखिल होंगे नितिन नवीन की तरफ से। और 2 बजे से ये नामांकन दाखिल करने का समय रखा गया है 4 बजे तक और उसके बाद नामांकन पत्रों की जांच होती है, पूरी प्रक्रिया। और 4 बजे के बाद जब शाम को 6 बजे किसने नामांकन दाखिल किया इस बात की औपचारिक जानकारी दी जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि सिर्फ नितिन नवीन का ही नामांकन होना है। तो यानी नामांकन दाखिल होने की प्रक्रिया के बाद ये तय हो जाएगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने जा रहे हैं। इसमें कोई मतदान की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही नामांकन उनका होना है। बिल्कुल। इसकी औपचारिक घोषणा ताजपोशी कल होगी, भव्य समारोह होगा बीजेपी मुख्यालय में कल। बिल्कुल भव्य समारोह होगा बीजेपी मुख्यालय में कल। अगर नितिन नवीन के हम राजनीतिक करियर पर नजर डालते हैं तो काफी महत्वपूर्ण राजनीतिक करियर रहा है। कई बार विधायक चुनकर आए हैं और भी कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उन्होंने निभाई हैं। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर भी बेहतरीन कर रहे हैं। अगर वो अब अध्यक्ष चुने जाते हैं तो एक युवा अध्यक्ष के तौर पर अब तक के युवा अध्यक्ष के तौर पर जाने जाएंगे। ऐसे में किस प्रकार से उनकी टीम रहेगी, किस प्रकार से वो इसका चुनाव करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। जी देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण संकेत नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की ताजपोशी से मिलने वाले हैं। पहली बात तो है कि बीजेपी में जनरेशनल शिफ्ट दिख रहा है संगठन में। तो पहली बात यह है कि जो बीजेपी में नेताओं की तीसरी पीढ़ी अब कमान संभालने जा रही है, तो संगठन के लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है। 45 वर्ष के नितिन नवीन, तो उनकी टीम जाहिर है अपेक्षाकृत युवा होगी, अनुभव और युवा का मिश्रण होगा। तमाम जो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जो नेता है, जो कहीं विधायक हैं या फिर संगठन में काम कर रहे हैं, आप उनको राष्ट्रीय स्तर पर भूमिका में देखेंगे जब नितिन नवीन अपनी टीम का ऐलान करेंगे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनकी अध्यक्षी का अनुमोदन होगा, जो अप्रैल में संभवतः अप्रैल से पहले बैठक हो जाएगी। उसके बाद पूरी तरह से उनकी टीम काम करना शुरू कर देगी। तो निश्चित तौर पर यह संकेत बहुत अहम है। चुनौती आप देखिए, बीजेपी में सामूहिक तौर पर तमाम निर्णय होते हैं। 2026 में जो कुछ रणनीति है उसको हम देख रहे हैं कि उसको लेकर बीजेपी उस पर आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, कई सारे राज्यों में चुनाव भी हैं और ऐसे में बैठक बुलाई है। जी, कई सारे राज्यों में चुनाव भी है। ऐसे में राजनीतिक उनके ऊपर जिम्मेदारियां भी होंगी, कई तरह की चुनौतियां भी होंगी जिनका सामना उन्हें करना होगा और अपने कौशल से उसे संवारना होगा। ये देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर निश्चित तौर पर दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है उसकी कमान नितिन नवीन संभालने जा रहे हैं। कल औपचारिक तौर पर एक भव्य समारोह भी होगा। उसके अगले ही दिन तमाम नेताओं की बैठक बुलाई है। उसके अगले दिन संगठन के जो नेता हैं, प्रभारी हैं प्रदेशों के, उनकी बैठक बुलाई है। तो संकेत बहुत स्पष्ट कर दिए हैं कि तेजी गति से संगठन के मुद्दों पर काम की आज होगा और एक बेहतर तालमेल के साथ वो आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, बीजेपी तमाम राज्यों में सत्ता में है, तो ऐसे में संगठन की जिम्मेदारी होती है कि सरकार के साथ तालमेल करके योजनाओं को आगे ले जाए और संगठन जीवंत बना रहे, संगठन में सुस्ती ना आए। क्योंकि अक्सर होता है कि जब जो पार्टी सत्ता में होती है तो उसके संगठन में एक सुस्ती देखने को मिलती है। बीजेपी उससे इतर पार्टी है, वो संगठन के कार्यक्रमों के जरिए, व्यूह रचना के जरिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश में तमाम संगठन के कार्यक्रम करती रहती है। जन कल्याण की योजनाओं का कैसे बेहतर से बेहतर जनता को लाभ मिले, तमाम अन्य कार्यक्रम, तमाम आप देखें सांसदों को जिम्मेदारी दी जाती है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की भूमिका सबसे पहली तो ये होगी कि प्रमुख राज्यों का दौरा करेंगे। हमने देखा कि राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनते ही आप देखें कि कई प्रमुख राज्यों का दौरा कर चुके हैं।
इस अभियान में और तेजी आने जाने वाली है। नए प्रदेश अध्यक्ष तमाम राज्यों में नियुक्त हो ही चुके हैं, उनके साथ बैठक, संगठन के प्रदेश महासचिवों के साथ बैठक, इस पर एक तरह से फीडबैक लेने की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। और जब नई टीम वो घोषित करेंगे तब बीजेपी की जो दिशा उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से तय होने जा रही है, उसकी आगे की और दिशा क्या होगी, राज्यों के स्तर पर भी या फिर राष्ट्रीय टीम के गठन से जो संकेत मिलेगा उसकी भी रूपरेखा साफ हो जाएगी। क्योंकि 45 वर्ष के वो खुद है तो 50 वर्ष से नीचे कई नेताओं को हम देखेंगे कि वो राष्ट्रीय टीम में शामिल हो सकते हैं, जो अभी अलग अलग पदों पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण होगा देखने वाली बात कि किस तरह से वो टीम का चयन करते हैं और कितने युवा चेहरे भी देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप नज़र बनाकर रखिए इस नामांकन प्रक्रिया पर, आगे भी आपसे संपर्क करेंगे, ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे। शैलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान आज से भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी तीसरी आधिकारिक भारत यात्रा है। यूएई के राष्ट्रपति की इस यात्रा से भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी के लिए नई सीमाएं तय होंगी। ये यात्रा आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों के आदान प्रदान को भी मजबूती देगी। भारत और यूएई एक दूसरे के शीर्ष व्यापार और निवेश भागीदारों में शामिल हैं। दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक ऊर्जा आपूर्ति व्यवस्था समेत एक मजबूत ऊर्जा साझेदारी भी है। यूएई के प्रेसिडेंट की इस यात्रा से भारत और यूएई के व्यापारिक और रक्षा संबंध और मजबूत होंगे। तो चलिए भारत और यूएई के आर्थिक संबंधों को समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के जरिए। यूएई भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य 2023 और 2024 में वर्ष में लगभग 3.26 अरब रुपए का यहां पर व्यापार हुआ है। तो भारत और यूएई आर्थिक संबंधों की हम बात कर रहे हैं। 2023 और 2024 में लगभग 3.26 अरब रुपए का जो है व्यापार रहा है और भारत के लिए कच्चे तेल का चौथा सबसे बड़ा स्रोत है यूएई। एलएनजी और एलपीजी का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत यूएई है। तो बेहद महत्वपूर्ण भारत और यूएई के संबंध। यूएई से आयात होने वाली अगर हम वस्तुओं की बात करें तो काफ़ी सारी वस्तुएं हैं जो कि यूएई से भारत आयात होती हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातु, पत्थर, रत्न और आभूषण, खनिज, रसायन, लकड़ी और लकड़ी के उत्पाद, ये यूएई से आयात होते हैं। पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। और यूएई से अगर हम निर्यात होने वाली वस्तुओं की बात करें तो इसमें शामिल है खनिज, रसायन, लकड़ी, लकड़ी के उत्पाद, पेट्रोलियम उत्पाद, कीमती धातु और रत्न और आभूषण, खनिज, अनाज, चीनी और फल और सब्जियां, यहाँ तक कि चाय, मांस, समुद्री भोजन, कपड़ा, परिधान, सिंथेटिक फाइबर, कपास, धागा, मशीनरी उत्पाद और रसायन, ये सब यूएई को निर्यात होते हैं। तो यूएई को जो चीज़ें निर्यात की जाती हैं उनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। परिधान, सिंथेटिक फाइबर, कपास, तमाम सारे उत्पाद हैं, पेट्रोलियम उत्पाद जो कि यूएई को निर्यात किए जाते हैं। धागा है, मशीनरी उत्पाद है, रसायन है जो यूएई को निर्यात किए जाते हैं। तो भारत और यूएई संबंध बेहद महत्वपूर्ण है, चाहे आयात की बात की जाए या निर्यात की बात की जाए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की इस समय भारत के दौरे पर हैं। वे आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इस दौरान द्विपक्षीय हितों, रणनीतिक साझेदारी और संबंधों को और मजबूत बनाने पर चर्चा की संभावना है। इससे पहले रादोस्लाव सिकोरस्की जयपुर के दौरे पर थे। जयपुर में आयोजित साहित्य महोत्सव के दौरान सिकोरस्की ने संकट में एक महाद्वीप, रूस, यूक्रेन और यूरोपीय कहानी शीर्षक वाले सत्र में भाग लिया। पोलैंड मध्य और पूर्वी यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और निवेश भागीदार है। और बात कर लेते हैं अभिनेता विजय की। जी हां, तमिलनाडु के करूर में सितंबर 2025 में हुई भगदड़ के मामले में सीबीआई अभिनेता विजय से फिर से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने अभिनेता विजय को समन भेजकर तलब किया है। वो आज विजय से पूछताछ करेगी।
करूर में ये घटना तब हुई थी जब विजय के कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसमें भगदड़ मच गई और कई लोग घायल हो गए। सीबीआई की जांच में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि कार्यक्रम के आयोजन और भीड़ प्रबंधन में कोई लापरवाही तो नहीं हुई। ये घटना तमिलनाडु में एक चर्चा का विषय बन गई है और इसके बाद आयोजकों और पुलिस द्वारा भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के उपायों को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। अब सीबीआई की जांच के बाद ये स्पष्ट होगा कि ये भगदड़ किसी व्यक्ति या फिर संगठन की लापरवाही का परिणाम था या फिर एक अपरिहार्य दुर्घटना थी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीटी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, आई वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस, और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, आई एम डूइंग इट। मैं एक प्रिंसिपल मैडम, शी इज माई क्लाइंट। मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो, हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। टिंग टिंग, आपके लिए एक फेस्टिवल ऑफर है। QR कोड स्कैन करो, UPI पिन डालो और 10,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में। पिन डालूंगा तो पैसा खट से आएगा नहीं, झट से कट जाएगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। आलिया, UPI कहता है UPI पिन पैसे भेजने के लिए होता है, पाने के लिए नहीं। इस बात को याद रखें और कहें, मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। फिर के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीटी न्यूज। आपको बता दें कि आज राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का स्थापना दिवस है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDRF कर्मियों के योगदान के प्रति आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के स्थापना दिवस पर हम उन सभी पुरुषों और महिलाओं का दिल से आभार व्यक्त करते हैं जिनका प्रोफेशनलिज्म और पक्का इरादा मुश्किल समय में सबसे आगे रहता है। जब भी कोई आपदा आती है, NDRF के जवान हमेशा सबसे आगे रहते हैं और सबसे मुश्किल हालात में भी जान बचाने, राहत देने और उम्मीद जगाने के लिए बिना थके काम करते हैं। उनकी काबिलियत और कर्तव्यनिष्ठा सेवा के सबसे ऊंचे मानकों की मिसाल है। पिछले कुछ सालों में NDRF आपदा की तैयारी और बचाव के मामले में एक मिसाल के तौर पर उभरी है और उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान हासिल किया है। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने NDRF के कर्मियों को स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देते हुए X पर पोस्ट किया। लिखा है कि NDRF के कर्मियों को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मोदी सरकार के आपदा प्रतिरोधी भारत निर्माण के संकल्प को साकार करने में NDRF की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और आज ये आपदाओं के दौरान राष्ट्र के भरोसे का स्तंभ बन गया है। दूसरों को सुरक्षा के लिए प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को नमन। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के योद्धा संकट और प्राकृतिक आपदाओं के समय में अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। NDRF आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली की रीढ़ है। आपको दिखाते हैं NDRF पर डीडी न्यूज की यह खास रिपोर्ट। हर आपदा अपने पीछे विनाश छोड़ जाती है, लेकिन उस आपदा से पार पाने के लिए वर्दी में सजे ऐसे नायक सामने आते हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में हर एक जान बचाने के संकल्प को पूरा करते हैं। आज जब NDRF अपना 21वां स्थापना दिवस मना रहा है, तब पूरा देश इस बल को सलाम करता है, जो तब पहुंचता है जब उम्मीदें टूटने लगती हैं। 19 जनवरी 2006 को स्थापित राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। भीषण प्राकृतिक आपदाओं से मिले सबक ने ये साफ कर दिया था कि भारत को आपदाओं से निपटने के लिए एक विशेष और त्वरित प्रतिक्रिया बल की जरूरत है। बाढ़ हो या चक्रवात, भूकंप हो या औद्योगिक दुर्घटनाएं, आज की तारीख में NDRF भारत की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली की रीढ़ बन चुका है। अत्यधिक प्रशिक्षित,
आधुनिक उपकरणों से लैस और हर समय तैयार एनडीआरएफ की टीमें अक्सर सबसे पहले घटना स्थल पर पहुंचती हैं। सबसे कठिन हालातों, उफनते सैलाब और मलबे के पहाड़ के बीच एनडीआरएफ के जवान दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। हर अभियान समय के खिलाफ एक दौड़ होती है और बचाई गई हर जान एक जीत। साल दर साल एनडीआरएफ ने देश भर में आई बड़ी आपदाओं के समय अहम भूमिका निभाई है। हजारों जानें बचाई हैं और त्रासदी के बाद जनजीवन को फिर से बहाल करने में मदद की है। बदलते हालात और नई चुनौतियों के बीच एनडीआरएफ लगातार खुद को विकसित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का साथ मिला तो एनडीआरएफ को क्षमता निर्माण, आधुनिक उपकरण और विशेष प्रशिक्षण में मदद मिली। केंद्र सरकार के प्रयासों ने एनडीआरएफ को देश भर में बड़े और जटिल आपदाओं से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाया है। एनडीआरएफ के 21वें स्थापना दिवस के मौके पर पूरे देश को भरोसा है कि जब भी आपदा आएगी तो एनडीआरएफ की टीम जरूर आएगी, क्योंकि एनडीआरएफ के लिए सेवा पहले सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक संकल्प और एक मिशन है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद लंबित परियोजनाओं के काम में तेजी लाने और उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रगति नाम से एक पहल की शुरुआत की। इसका मकसद था प्रोजेक्ट्स में देरी की वजहों का पता लगाकर उसका समाधान निकालना। और इस पहल की 50 बैठकें पूरी हो चुकी हैं और 85 लाख करोड़ की 3,300 से अधिक परियोजनाओं को जल्द पूरा किया गया है। प्रगति की ये पहल कैसे कमाल कर रही है, इसी पर हम एक विशेष सीरीज चला रहे हैं जिसका नाम है प्रगति एट 50, विकास को गति। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को आधुनिक शहरी परिवहन की नई पहचान देने वाला हैदराबाद मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आज देश के सबसे सफल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडलों में से एक माना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रगति मंच के माध्यम से समय समय पर किए गए अहम निर्णयों ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को गति देने और समय पर आगे बढ़ाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। तेजी से बढ़ती आबादी और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए हैदराबाद मेट्रो की परिकल्पना एक सुरक्षित, तेज और पर्यावरण के अनुकूल शहरी परिवहन प्रणाली के रूप में की गई थी। वर्ष 2012 में शुरू हुई ये परियोजना L&T मेट्रो रेल हैदराबाद लिमिटेड द्वारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर विकसित की गई। करीब 18,975 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये मेट्रो आज 3 प्रमुख कॉरिडोर को जोड़ती है। इसमें पहला है मियापुर से एलबी नगर, दूसरा जेबीएस परेड ग्राउंड से फलकनुमा तक और तीसरा नागौल से रायदुर्ग तक। परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान भूमि अधिग्रहण, बिजली टैरिफ, वित्तीय और नियामकीय अड़चनों जैसी कई चुनौतियां सामने आई। इन मुद्दों की समीक्षा 30 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में प्रगति बैठक में की गई। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित हुआ और प्रशासनिक व संस्थागत बाधाओं को दूर करने के लिए समयबद्ध निर्देश जारी किए गए। जो ओल्ड सिटी का जो प्रोजेक्ट है वो फर्स्ट फेज का है, कंटिन्यूएशन प्रोजेक्ट है, मगर वो नहीं कर पा सकते। बाद में जब सरकार ने आगे आए, हम ये प्रोजेक्ट को लैंड एक्वायर करने के लिए जब मेट्रो एमडी ने हमको रिक्वेशन दिया, हम ओल्ड सिटी को, जो भी हैदराबाद का ओरिजिनल सिटी है, वो ओरिजिनल सिटी को हम वहाँ मेट्रो लाइन लाने के लिए वो नोटिफिकेशन दे के उधर गए हम। प्रगति मंच के तहत विशेष रूप से बिजली टैरिफ से जुड़े मुद्दे को प्राथमिकता दी गई। तेलंगाना सरकार ने संबंधित विद्युत विभागों और नियामक संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय किया, जिससे मेट्रो संचालन के लिए व्यावहारिक और टिकाऊ टैरिफ ढांचा तैयार हो सका। इन प्रयासों से मेट्रो के कमीशनिंग और संचालन में आने वाली बड़ी रुकावटें दूर हुई। मैं ऐसे जनरली ज़्यादातर मेट्रो यूज़ करती हूँ। मेट्रो के बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। मेट्रो होना कितना सुविधाजनक है हमारे लिए। कहीं भी जाने के लिए आप इमीडिएट पहुँच सकते हो
और ट्रैफिक से भी बच सकते हो। आज हैदराबाद मेट्रो ने न केवल यात्रा समय को कम किया है, बल्कि निजी वाहनों पर निर्भरता घटाकर प्रदूषण नियंत्रण में भी अहम योगदान दिया है। मेट्रो के माध्यम से हर साल लगभग 184 मिलियन लीटर ईंधन की बचत हो रही है और करीब 424 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आ रही है। परियोजना के तहत 9.35 मेगावाट सोलर क्षमता स्थापित की गई है और सभी 57 स्टेशन IGBC प्रमाणित हैं। कुल मिलाकर हैदराबाद मेट्रो शहरी परिवहन के क्षेत्र में प्रगति मंच की सफलता का सशक्त उदाहरण बन चुकी है। यह परियोजना आने वाले वर्षों में हैदराबाद के विकास को और गति देगी। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इस 5 दिवसीय सम्मेलन में 130 देश के 3000 से अधिक प्रतिनिधि और 64 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। इसके लिए आयोजन स्थल पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस सम्मेलन में AI दुनिया को कैसे बदल रहा है जैसे विषयों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में भारत की ओर से 100 से अधिक CEO और सरकारी प्रतिनिधिमंडल भाग लेंगे। सम्मेलन में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी और के राम मोहन नायडू पहुंच गए हैं। साथ साथ सम्मेलन में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और झारखंड के मुख्यमंत्री निवेशकों के लिए अपने अपने राज्यों में व्यवसाय की संभावनाओं का प्रदर्शन करेंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। DT न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए DT न्यूज। नमस्कार।